पिछले 5 साल से सरकारी कंपनियां हमेशा से सुर्खियों में रही है और खास तौर से शेयर बाजार के निवेशकों के लिए और सरकारी कंपनियों के निवेशकों के लिए। और जब शेयर बाजार में गिरावट आई तब भी सरकारी कंपनियां काफी सुर्खियों में है। तो अब सबके मन में सवाल उठता है कि आखिर सरकार का अप्रोच क्या है इन सरकारी कंपनियों को लेकर के, अब खास तौर से जो लिस्टेड सरकारी कंपनियां हैं। आज वही जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे साथ हैं दीपम के सचिव डॉक्टर अवनीश चावला। सर आपका स्वागत है हमारे शो में। और डॉक्टर अवनीश चावला इसलिए कहता हूं क्योंकि ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किए हुए हैं। तो आपके पास तो दीपम की जिम्मेदारी है, डीपी डिपार्टमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस की जिम्मेदारी है और साथ में इनके ऊपर संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी है। लेकिन आज फोकस रखेंगे दीपम और डीपीयू को लेकर के। मेरा पहला सवाल यह है कि पिछले 5 साल में सरकार लगातार जो लिस्टेड खास और सरकारी कंपनियां हैं उन पर ज्यादा फोकस करती रही है। तो अप्रोच में क्या बदलाव आया है, फिर कहें कि अभी किस अप्रोच से आप सरकारी कंपनियों को देख रहे हैं? धन्यवाद। पब्लिक एंटरप्राइजेज या सरकारी कंपनियों के लिए हम वैल्यू क्रिएशन स्ट्रैटेजी या अप्रोच के तहत काम करते हैं। इसका अर्थ है वैल्यू क्रिएशन नॉट जस्ट फॉर द प्रोमोटर विच इज गवर्नमेंट but value creation for minority shareholders who are ordinary shareholders, जो आम आदमी, जो आम नागरिक या सीनियर सिटीजन अपनी छोटी सी कमाई को इसमें इन्वेस्ट करता है। और आज इन्वेस्टमेंट के बहुत से माध्यम हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए वैल्यू क्रिएशन। और कोई भी वैल्यू क्रिएशन स्ट्रैटेजी कॉम्पोजिट स्ट्रैटेजी होती है। आप पूछेंगे कि ये कॉम्पोजिट स्ट्रैटेजी क्या है, तो इस कॉम्पोजिट स्ट्रैटेजी के 4 मुख्य पहलू हैं। पहला पहलू है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। डीपी पब्लिक एंटरप्राइज डिपार्टमेंट एक नोडल डिपार्टमेंट है पब्लिक एंटरप्राइजेस के भारत सरकार का, और उसके तहत हर साल हम हर पब्लिक एंटरप्राइजेस से एक एमओयू करते हैं और उस एमओयू के आधार पर उसकी रैंकिंग होती है, उसकी परफॉर्मेंस रैंकिंग होती है, और उसमें हर तरीके से उस कंपनी की परफॉर्मेंस को देखा जाता है, जांचा जाता है। इसके अतिरिक्त सेकेंड इंपॉर्टेंट पहलू इस स्ट्रैटेजी का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपेक्स। अर्थात ये कंपनीज अपने रिसोर्सेज को आगे कैसे इन्वेस्ट कर रही हैं देश के हित में। और तीसरा पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स के लिए, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स के लिए, वो है डिविडेंड पॉलिसी। हम ये एनफोर्स करते हैं कि सभी सरकारी कंपनी एक फेयर सस्टेनेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करें, जिसका अर्थ है कि हर साल होने वाले नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाता है, पैट जिसको कहते हैं, उसका 30% सरकारी कंपनी निश्चित रूप से डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दें। और अगर मान लीजिए इस साल थोड़ा सा पैट कम भी है लेकिन उनके पास रिजर्व्स हैं, उनकी नेट वर्थ पॉजिटिव है, तो उसका 4%, इन दोनों में से जो ज्यादा हो। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि मार्केट जब नीचे भी जाएगा तो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस एक फेयर सस्टेनेबल डिविडेंड अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को देंगे। इसमें एक सवाल, चूंकि डिविडेंड की बात आती है तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं, खासतौर से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, उनकी बाँछें खिल जाती है कि डिविडेंड कुछ मिलने वाला है। तो जो अब तक का डिविडेंड आया है सरकारी कंपनियों की तरफ से, जो आपके वेबसाइट पे देखा मुझे, 59,638 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है अभी तक करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने अभी कुछ हफ्ते और बचे हुए हैं और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ऐसे में जब बाजार में इस तरह की गिरावट है तो शेयर वैल्यू के टर्म में थोड़ा सा निवेशकों को निराशा हाथ लग रही है। तो डिविडेंड के मोर्चे पर आपको लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर डिविडेंड अगले कारोबारी साल में मिलेगा? बिल्कुल। और जो फिगर आप मेंशन कर रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट की डिविडेंड रेवेन्यू है। जो टोटल डिविडेंड पब्लिक एंटरप्राइजेज ने बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है,
वो पिछले साल 1.05 करोड़ था, पिछले से पिछले साल, उससे पिछले साल 1.2 करोड़ था, और इस साल अपेक्षा है कि जब मार्च खत्म होगा तो यह 1.3 से 1.4 करोड़ के बीच होगा। अच्छा, पिछले साल से ज्यादा हो गया। लगभग 10% ज्यादा होगा। और यह तब है जब शेयर मार्केट में करेक्शन हो रही है। उसके बावजूद भी पब्लिक एंटरप्राइजेज इस नीति के तहत अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का कम से कम 30% या नेटवर्थ का कम से कम 4% जो ज्यादा हो, वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को देंगे। तो मेरा सुझाव आम नागरिकों से और शेयर होल्डर से, माइनॉरिटी शेयर होल्डर से या ऐसे सीनियर सिटीजन्स या आम नागरिक जो अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से और म्यूचुअल फंड मैनेजर से, मेरा यह सुझाव होगा कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा अवश्य पब्लिक एंटरप्राइज में डालें, क्योंकि वहां पे आपको सस्टेनेबल डिविडेंड रेवेन्यू मिलेगी गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत, और मार्केट कितना भी डाउन जाए वो डिविडेंड इनकम आपकी कम नहीं हो। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कह दी हमारे जो रिटेल निवेशक है खास तौर से उनके लिए। तो इस साल तो आप कह रहे हैं 10% डिविडेंड ज्यादा मिलेगा पिछले साल के मुकाबले। अगले साल कुछ रोड मैप तैयार किया आपने? बिल्कुल, अगले साल 10% और ज्यादा मिलेगा। इस साल से अगले साल 10% और ज्यादा मिलेगी। जी, क्या बात करिए, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। एक चीज जो आपसे मैंने शुरू में पूछा, अप्रोच क्या आपका, उसके पीछे पूछने का मकसद ये था कि जब कोविड के टाइम में सरकार ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसमें कहा था कि नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से सरकार बाहर निकल जाएगी, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 कंपनियां रहेंगी। उसके बाद कई सारी कंपनियों के स्ट्रेटेजिक सेल को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। शुरू में लगा कि रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब धीरे से कम हुई। एक एग्जांपल दे दूं कि जनवरी 2021 में आरआईएनएल का आपने 100% स्टेक सेल का डिसीजन लिया, लेकिन पिछले महीने जनवरी में ही आपने उसमें 11,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज दिया। तो अब आपको लगता है कि उस अप्रोच में जो 2021 का अप्रोच था स्ट्रेटेजिक सेल का, उसमें बदलाव आया है? देखिए, इसमें कुछ भ्रांतियां हैं। अच्छा, सरकार की नीति यह थी कि कुछ सेक्टर स्ट्रेटेजिक हैं जिसमें नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जैसे कि डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मिनरल्स, या फाइनेंशियल जो हमारे सेक्टर हैं, जो बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, पेंशन हो गई। इसमें गवर्नमेंट, सरकार की प्रेजेंस आवश्यक है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे हम अगर स्पेस दें तो प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से आगे आकर निवेश कर सकता है और उसमें आगे जो है ग्रोथ का हिस्सा बन सकता है। तो उसके तहत 60 के करीब यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, चिन्हित किया गया था, जिसमें से, और स्ट्रैटेजी क्लोजर ऑब्लिक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट थी, जिसमें से 30 को ऑलरेडी बंद किया जा चुका है और उसमें प्राइवेट सेक्टर को जगह मिली है काम करके परफॉर्म करने की और देश को आगे ले जाने की। 10 को ऑलरेडी डिसइन्वेस्ट किया जा चुका है और बाकी सब पे कार्य चल रहा है। एक, जैसा मैंने बताया कि कंपोजिट स्ट्रैटेजी का जो चौथा पिलर जिसकी बात हमने नहीं की, वो कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट है। कैलिब्रेटेड डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हम सोच समझ के कैलिब्रेटेड तरीके से डिसइन्वेस्ट करते हैं। कोई भी एसेट मैनेजर मार्केट कंडीशंस, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए ही निर्णय लेता है। इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूं कि इनमें से कई सारी कंपनियां हैं जिसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया स्ट्रेटेजिक सेल का, तो अगर आप थोड़ा सा क्वांटिफाई कर सके कौन कौन सी कंपनियां ऑन द टेबल है जिसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है? मार्केट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मेरे लिए देना संभव नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी कि इसी कैलिब्रेटेड स्ट्रैटेजी के तहत कार्य चल रहा है और समय समय पर हम
OFS लेकर आते हैं, समय समय पर हम IPO लेकर आते हैं, और जैसे जैसे हम लाते हैं हम आपको जानकारी देंगे ताकि ऑर्डिनरी इन्वेस्टर, चाहे वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करे या अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के थ्रू इन्वेस्ट करे, उसे यह मौका मिले। इसमें एक थोड़ा सा और सवाल मैं अलग तरीके से पूछूंगी। जिस तरीके से मार्केट कंडीशन है अभी, और अभी बहुत ज्यादा मार्केट में रिवाइवल के चांसेस कम दिख रहे हैं, तो स्ट्रेटेजिक सेल को लेके थोड़ा सा गो स्लो मोड में रहेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पे संपत्ति सरकार की है, मतलब घर की संपत्ति बेचेंगे तो देखेंगे कि अच्छी कीमत मिले तभी बेचेंगे। तो क्या ये अप्रोच रहेगा सरकारी संपत्ति डाइवेस्टमेंट में? मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं कंपनियों का आपसे। आपने आपका सवाल वाजिब है। मार्केट करेक्शन के फेज में है, लेकिन अब करेक्शन होना भी शुरू हुआ है, कुछ उछाल भी आया है रिसेंटली, लेकिन इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, इसके दो कारण हैं। पहला कारण, पब्लिक एंटरप्राइजेस के पीछे सरकार है, सरकार की नीति है कि हम कंसिस्टेंटली और सस्टेनेबल तरीके से डिविडेंड देंगे और इस प्रॉफिट और इस वैल्यू को आम लोगों के बीच, आम नागरिक से बांटेंगे। और दूसरा, दीपम अपने मॉडल्स के ऊपर काम करता है जिसमें ये सारी चीजें, ये सारे ट्रेड ऑफ्स पर एक समेकित दृष्टिकोण से निर्णय और कार्य किया जाता है, और सही समय पर यह कार्य किया जाता है। थोड़ा सा और स्पेसिफिक पूछ लूं आपसे, क्योंकि हमारे दर्शक थोड़े से इन सब चीजों को जानना चाहते हैं। वो है आपको IDBI बैंक। लंबे समय से IDBI बैंक की प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग खबरें आती रहती हैं, उस पर थोड़ा सा स्थिति क्लियर कर दें कि अभी स्टेटस क्या है और कब तक इसका फाइनेंशियल बिड हम लोग ले आएंगे। देखिए, मैं बहुत स्पेसिफिक तारीख आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना आश्वासन दे सकता हूं कि IDBI बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट ट्रैक पर है, ड्यू डिलिजेंस कर ली गई है, जो भी डेटा इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कर लिया गया है, और उसके आगे की कार्रवाई जारी है। आप अगले 3-4 महीने में कुछ ना कुछ खबर अवश्य देखें। अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल बिड आ जाएगा, इसकी संभावना रखें? मैं तारीख नहीं देना चाहूंगा, लेकिन इतना आश्वासन देना चाहूंगा कि आप अच्छी खबर या जो भी न्यूज या खबर है वो आपको समय अनुसार मिलेगी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जिन कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी उनको डेटा रूम एक्सेस दिया गया था, क्या वो ड्यू डिलिजेंस पूरा हो चुका है? मैंने आपको बताया कि सभी डेटा रूम इश्यूज रिजॉल्व कर दिए गए हैं और ड्यू डिलिजेंस पूरा हो गया। एक सवाल और पूछ लूं, जवाब की अपेक्षा नहीं रखता हूं, फिर भी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, BML, इन सबको कैबिनेट अप्रूवल दिए बहुत दिन हो गया स्ट्रेटेजिक सेल का, लेकिन कुछ बात आगे बढ़ी नहीं। ये सब प्रोसेस में है, अभी कोई भी स्पेसिफिक कमेंट देना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। आपने 24 फरवरी को एक विज्ञापन जारी किया जिसमें एसेट वैल्यू मैनेजर, मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। उसमें दो चीजें रखी आपने कि सरकारी बैंक और गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए समय समय पर स्टेक सेल करेंगे, उनके लिए हमें जरूरी है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसके लिए करना चाहते हैं? अगेन मैं इसको दूसरे तरीके से इसका जवाब दूंगा। किसे डिसइन्वेस्ट करना है या किसकी स्टेक सेल करनी है, ये आपको समय के अनुसार जानकारी मिलेगी। हमने RFP इसलिए निकाला था कि फाइनेंशियल सेक्टर में हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स सामने आए इस काम में हमारी सहायता करने के लिए, और इसीलिए उसको ब्रॉड बेस रखा गया है ताकि इस सेक्टर में जितने लोग कार्य करते हैं वो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक साथ एक नजरिए से देखकर कार्य करते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी भी अलग होती है, जैसे कि एक ऑयल कंपनी या कोल कंपनी और एक फाइनेंशियल सेक्टर की जो फाइनेंसिंग कंपनी है,
इनका एक तरीका काम करने का, इनके ऑपरेशंस, इनकी बैलेंस शीट को देखने का नजरिया, तरीका अलग होता है। मैं इस सवाल इसलिए पूछा आपसे क्योंकि जो सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की कंडीशन को आपको 2026 तक पूरा करना है, लेकिन आपने जो नियुक्ति का विज्ञापन दिया वो 3 साल के लिए दिया। तो क्या इस मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की शर्त को पूरा करने की मियाद आगे बढ़ाने की वकालत या सिफारिश करेंगे आप सेबी से? हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जिसको आप इंडिकेट कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की नियुक्ति, उनका चयन एम्पैनलमेंट के आधार पर होता है और उसकी सामान्य टेन्योर 3 साल है। एक सवाल, चूंकि आपने जो 4 अप्रोच शुरू में बताए थे उसमें से एक अप्रोच था फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना। जो मैंने डेटा देखा उसमें से देखा कि सरकारी कंपनियां अपने खजाने से, जिसको हम लोग इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज कहते हैं, उनसे खर्च करना पिछले 5 साल में कम कर दिया है। गवर्नमेंट के सपोर्ट पे खर्च ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि 2019-20 से लेकर में जहां वो 6.4 ट्रिलियन रुपए थी जो सरकारी कंपनियां खर्च करती थी अपने खजाने से, वो अब घट करके 3.2 ट्रिलियन आ गया। इसी बीच सरकार का जो है कुल कैपिटल आउटले में हिस्सेदारी 25% से बढ़कर के 61% हो गई है। सरकारी कंपनियां दिख तो रही हैं अच्छा खासा, लेकिन उसमें उनका योगदान कम, सरकार का योगदान ज्यादा है। देखिए, इसमें थोड़ी सी भ्रांति है, थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं इसे स्पष्ट कर देता हूं। जी, कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बजट या कंसोलिडेटेड फंड के माध्यम से होता है, जिसकी फिगर आपको आसानी से बजट में मिल जाती है। कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, जिसको आईबीआर कहते हैं, उसके माध्यम से होता है। आईबीआर के 2 इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, पार्ट हैं। उसका पहला हिस्सा है पब्लिक अंडरटेकिंग, पीएससीज, जिसके लिए दीपम और डीपीई हम जिम्मेवार हैं। उसको हम मॉनिटर करते हैं और बहुत कड़ाई से मॉनिटर करते हैं। दूसरा उसका हिस्सा है बड़ी बड़ी गवर्नमेंट एंटिटीज लाइक रेलवेज, लाइक हाईवेज, लाइक पोर्ट्स, एयरपोर्ट अथॉरिटीज, मेट्रो रेल्स। ये बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट, भारत सरकार की जो एंटिटीज हैं, उनके भी इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें बजट से सपोर्ट मिलता है। तो इन दोनों में फर्क है। आप एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जिससे देश की ग्रोथ बेटर होगी, प्राइवेट सेक्टर की क्राउडिंग इन होगी और पब्लिक और प्राइवेट निवेश बढ़ेगा। दूसरी तरफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस का जहां तक सवाल है, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, टॉप लाइन, बॉटम लाइन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट तीनों सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष 2023-24 में 3.23 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस ने किया था। इस वर्ष 3.4 लाख करोड़ के टारगेट के विरुद्ध ऑलरेडी 3.3 करोड़ हो गया है और यह टारगेट एक्सीड होगा। और अगले वर्ष इससे भी बड़ा टारगेट 4.31 लाख करोड़ रखा गया है और हम उसे भी हासिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा आपने आश्वासन दिया। एक आखिरी सवाल, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान का एक फेज तो पूरा हो गया लगभग, दूसरे फेज का ऐलान बजट में किया गया था, उसका कुछ रोड मैप अब तक तैयार हो पाया है, काम आगे बढ़ा है? जी बिल्कुल, उस पर तेजी से काम चल रहा है। उसका रोड मैप बनाया गया है। इसे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के तहत किया जा रहा है और इसमें सभी मंत्रालय शामिल हैं और उसमें हम भी शामिल हैं और मिलजुल कर 5 साल में इस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। इस 2.0 में फोकस किस सेक्टर्स ज्यादा आपको दिख रहा है? इसमें सभी सेक्टर्स हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स हैं, इसमें हाईवेज हैं, इसमें रेलवेज हैं, इसमें कोर सेक्टर्स हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, और इसके अतिरिक्त जो नॉन कोर एसेट्स हैं डिफरेंट सीपीएससीज के, वो भी इसमें शामिल हैं।
नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन जो हमारा डीपी का हमारा अंग है, उसे भी कार्यरत कर दिया गया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि उसके सीईओ की नियुक्ति की गई है, उन्होंने योगदान दे लिया है और हम इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे दीपम सेक्रेटरी और डीपी सेक्रेटरी डॉक्टर अरुणेश चावला जी, और खासतौर सरकारी कंपनी की हालत किस तरह से बेहतर होगी उसका पूरा रोड मैप आपके सामने रखते हुए।